नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। बरसों से डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर जो गाड़ी अटकी हुई थी, अब सरकार उसको पंप करने की प्लानिंग कर रही है। हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म्स की झड़ी लगा दी है, उसके आगे की कहानी क्या है? क्या है सरकार का मेगा प्लान? इसकी करेंगे पड़ताल आज के मनी सेंट्रल में। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के लिए 2 दिन में ही 4 गुड न्यूज आई है। एक ओर जहां खुदरा से लेकर थोक महंगाई दर में जो तगड़ी गिरावट आई है, जिससे आम देशवासियों को राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर तमाम मुद्दों पर अटकी अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील के आगे बढ़ने के संकेत मिले। इसके अलावा आईएमएफ ने भी भारत के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है और भारत की इकोनॉमी का लोहा माना है। तो आज के मनी सेंट्रल में इन्हीं मुद्दों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे बाबा वेंगा की डरावनी चेतावनी की। दुनिया के प्रसिद्ध रहस्यवादी दिव्यदर्शी भविष्यवक्ताओं में बुल्गारिया की भविष्यवक्ता जो है बाबा वेंगा का नाम आता है। पूरी दुनिया में बाबा वेंगा को उनकी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। अब बाबा ने 2026 में कैश का क्रैश की जो है चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे वैश्विक आर्थिक मंदी आ सकती है। क्या सच में हिल जाएगी दुनिया? अगले साल मंदी से मचेगा हड़कंप? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। खबर ये आ रही है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में लोगों की दिलचस्पी जो है, यानी जो इंटरेस्ट है, वो तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रहा है इंटरेस्ट? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। दिवाली से पहले सरकार और इकोनॉमी को लगातार गुड न्यूज मिल रही है। सबसे पहले फ्रेश गिफ्ट की बात करें तो देश में थोक महंगाई काफी नीचे आ गई। पिछले महीने के मुकाबले में थोक महंगाई में करीब 1.5% की कमी आई है। उससे पहले 13 अक्टूबर को रिटेल महंगाई के आंकड़े सामने आए, जो कि 8 साल के लोअर लेवल पर देखने को मिले। वहीं सोमवार देर शाम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जानकारी देते हुए कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में करीब 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने मंगलवार को भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया। पूरी बात को प्रवीण सर आपसे हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, कुछ जो इकोनॉमी को लेके जो सरकार के सामने चुनौतियां थीं, अब वो चुनौतियां धीरे धीरे फिजल आउट होती हुई या ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर, उसमें जो सरकार के रिफॉर्म्स की जो स्टेप हैं, वो एक बड़ा कारगर कदम साबित हुए हैं, जिसकी बदौलत अब हम लाइन से एक के बाद एक, और इसके साथ ही जो आपने 2-3 चीज़ें बताई, उसके साथ ही एक ई-वे बिल का भी नंबर अभी आया था, जो कि रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। सर, अब सरकार को जो अलग अलग मोर्चे हैं इकोनॉमी के, जिसमें आम लोगों से जुड़ी चीज़ें हैं और जिसमें ग्रोथ से जुड़ी चीज़ें हैं, सारे मोर्चों पर सरकार को कई बड़े फ़ायदे, या कहें कि सरकार को कई बड़े पॉजिटिव जो है वो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं जी। सबसे पहले बात जो आपने बताई सीपीआई इन्फ्लेशन की, रिटेल इन्फ्लेशन हमारी आपकी सबकी जेब का जिससे वास्ता है, वो आप समझिए कि 99 महीने या 8 साल के लो पे पहुंच गया, 1.54% पे पहुंच गया। इससे पिछले महीने में, सितंबर की ये बात है, इससे पिछले महीने में 2.04% पे था। जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो 0.13% पे आ गया, जो कि 0.52% पे था। इसके साथ जो बड़ा एक जो फैक्टर सामने आया है, वो है टैक्स कलेक्शन का। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के जो नंबर आए हैं, वो बेहद उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं सरकार के लिहाज से। 6.33% बढ़ा है सर, और ये 11.89 लाख करोड़ से अधिक, तकरीबन 12 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। अप्रैल से लेके 12 अक्टूबर तक का ये डेटा है। खास बात इसकी क्या है कि जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है, यानी जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स खासतौर पे शामिल है, उसमें बड़ा इजाफा दिखाई दिया है। तकरीबन 10.5% का इजाफा दिखाई दिया है। 6.56 लाख करोड़ हो गया है सर, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.94 लाख करोड़ के आसपास था। हाँ, एक ये है, और 10.5% का इजाफा है। इसके साथ क्लब क्या हुआ है, जो रिफंड है, रिफंड्स का जो नंबर है वो घटा है। तो सरकार का एक तरफ टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, दूसरी तरफ जो रिफंड का आउटगो था उसमें कमी आई है। क्या सर स्क्रूटनी बढ़ गई है क्या? इस वजह से रिफंड नहीं आ रहे हैं क्या? स्क्रूटनी भी बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दायरा है टैक्स नेट वो बढ़ा है, तो जाहिर तौर पे रिफंड का, और ये बात साफ है कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे जिनमें
गलत तरीके से बिल लगाए गए, बहुत सारे जो गड़बड़ियाँ करते थे जी। वहाँ पे लगाम लगाई है, उस लीकेज को रोका है और इस वजह से लोगों ने जो रिफंड है उनको क्लेम नहीं किया है। तो एक बड़ी बात यह है, कॉरपोरेट जो टैक्स है जी, उसमें भी अच्छी खासी विशाल तेजी आई है, 4.5% के लगभग की तेजी और 5,02,000 करोड़ रुपए पे ये पहुंच गया है एनुअल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम देखेंगे तो इससे एक साल पहले इसी अवधि में 4.92 लाख करोड़ का ये था। जी प्रवीण सर, इसके अलावा एक और रोचक डेटा है, वो एसटीटी को लेकर है। आपसे न्यूज़ रूम में भी चर्चा हो रही थी, आप कह रहे थे कि विशाल तमाम फैक्टर्स जो अगर आप देखिए मार्केट जो है, अगर आप ओवरऑल मार्केट को आप देखिएगा तो वो टस से मस नहीं हुआ। अगर ओवरऑल बेनिफिट पर अगर आप देखिएगा साल दर साल आधार पर, बाजार कंसोलिडेशन के मूड में है। जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और तमाम जो आप टैरिफ को लेकर देख लीजिए और तमाम जो अनसर्टेनिटीज़ थी, उस वजह से भी अगर आप देखिए, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि एसटीटी में 1% के आसपास का इजाफा है। क्या है ये आंकड़ा सर, आपसे हम समझना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एसटीटी का जो आंकड़ा है वो 30,878 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है इसी पीरियड में, इस फिस्कल में अब तक अक्टूबर तक, जो कि एक साल पहले इसी वक्त जो है वो 30,630 करोड़ रुपए का था। तकरीबन 1% का यहाँ इजाफा दिखाई दिया है। जो देखने वाली बात है, जो अहम बात है, वो ये है कि पिछले साल से अब तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स वोलाटाइल रहे हैं, मार्केट्स में गिरावट रही है और जो नए निवेशक हैं उनके आने की तादाद कम हुई है, मार्केट में नए डीमेट खाते कम खुले हैं। इसके बावजूद शेयर बाजार में खरीद फरोख्त जो है वो इन अगर आंकड़ों को देखें, हम एसटीटी कलेक्शन का अगर नंबर देखते हैं तो वो ये बताता है कि बाजार में खरीद फरोख्त जो है वो कम नहीं पड़ी है और इस वजह से ज़्यादा जो सरकार, भले बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा नहीं है, 1% के तकरीबन का है, लेकिन आपको ये बताता है कि जो एसटीटी कलेक्शन का नंबर को लेके जो एक सवाल उठाया जा रहा था कि जो सरकार ने टारगेट रखा है इस साल के लिए 80,000 करोड़ रुपए का, वो सरकार के लिए इतना मुश्किल शायद न हो, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए का जो नंबर है वो नंबर 2 महीना इधर और 4 महीना उधर ना सर, एक फाइनेंशियल ईयर के, तो 6 महीने के आसपास आप कह रहे हैं कि ये 30,000 वाला जो है 30 या 31,000 के आसपास या 80,000 के आसपास जा सकता है। बिल्कुल, ये जो सरकार का टारगेट है हो सकता है इस पे पहुंच जाए। और पहले ये लग रहा था कि जो एलटीसीजी और इस तरह के जो टैक्स लगे हैं मार्केट में, जो गिरावट है उसकी वजह से हो सकता है कि जो एसटीटी का नंबर है यहाँ पे सरकार के जो, और ये कई बड़े दिग्गज लोग कह चुके हैं इस बात को, देश के सबसे बड़े जो ब्रोकर हैं, तो वो, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा, लोगों का खरीद फरोख्त जारी है, भले बाजार में वोलेटिलिटी बनी हुई है विशाल। अब प्रवीण सर, आपने एसटीटी वाला राग छेड़ दिया है, तो एसटीटी को लेकर मैंने भी एक इंटरव्यू किया था आपके आदेशानुसार, उसमें कहा गया कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर, यानी संवैधानिक है या असंवैधानिक, इसको लेकर बड़ी रार तकरार जो है छिड़ी हुई थी। वो वाला मामला भी आप थोड़ा ऐड कर दीजिए, बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें ये कहा गया है कि जो एसटीटी सरकार ले रही है ये कानूनी तौर पर वैध नहीं है, कानूनी तौर पर ये मान्य नहीं है, इसको हटाया जाना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें अगली सुनवाई होगी। तो हालांकि देखिए, पॉलिसी के जो मैटर हैं, टैक्स लगाने के जो मैटर हैं, वो सरकार के हाथ में है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी इसी तरह की बात करे, जैसा कि हमने अभी जब एथेनॉल वाला मामला आया था जिसमें कहा गया था कि एथेनॉल में एक चॉइस मिलनी चाहिए, 20% एथेनॉल को लेके जो बात आई थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उन्होंने कहा था कि पॉलिसी बनाने का हक जो है वो केंद्र सरकार के पास है, तो इसलिए वो दखल देने से। अब देखिए इसमें क्या होता है, लेकिन एलटीसीजी, एसटीसीजी जो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन टैक्स और एसटीटी, इनको लेके पिछले साल से ही, चाहे आपका बजट के दौरान सर, बिल्कुल, चाहे समीर अरोड़ा हो, ऐसे कई लोग जो है बार बार इस बात को कहते हैं कि ऊंचे टैक्सेस की वजह से लोग मार्केट में आने से बच रहे हैं विशाल। जी सर, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है बैंक मर्जर को लेकर। कहा जा रहा है कि सरकार अब एक बड़े बैंक मर्जर प्लान पर काम कर रही है, जिसके तहत देश के जो जितने भी जो छोटे सरकारी बैंक हैं उनको बड़े बैंकों में जो है मर्ज किया जाएगा, और ये काम जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक पूरा करने की तैयारी है। अब कौन कौन से जो बैंक हैं वो मर्ज हो सकते हैं, इसकी भी लिस्ट है प्रवीण सर मेरे पास। कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत जो इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को बड़े बैंकों में मिलाया जा सकता है, जैसे कि स्टेट बैंक का नाम आ रहा है सर, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम आ रहा है। सर, सरकार का मकसद क्या है ये हम आपसे समझना चाहेंगे, और ये पूरी कहानी है क्या डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर? मैं भी आपसे बहुत न्यूज़ रूम में चर्चा करता रहता हूँ, आप फिर वो डीपम वोपम वाला भी मामला समझाते रहते हैं, और मर्जर वाली कहानी है उसको भी समझा दीजिए। बिल्कुल, जो आपने बताया, देखिए कि
जो 4 बैंक हैं इनके मर्जर का एक बड़ा प्लान सरकार के पास है। इस पे ऑन रिकॉर्ड जो डेलिब्रेशंस हैं, यानी इन बैंकों के साथ सरकार इंटरनल पहले डेलिब्रेशंस करेगी विशाल, और उन डेलिब्रेशंस के बाद इसका आगे फिर कैबिनेट में जाएगा मामला, और उसके बाद इसका पूरी रूपरेखा तय होगी। सर डेलिब्रेशन मतलब बातचीत चर्चा होगी। सरकार चाहती है कि पहले बैंकों से इंटरनली इस पूरे मसले पर उनको रजामंद किया जाए और उसके बाद इस प्रक्रिया पर आगे बढ़ा जाए। सर मुझे याद आ रहा है कि एक सिंडिकेट बैंक वाला मामला था, उसमें मेरा भी एक खाता था। तो उस समय जब कहा गया कि इसको मर्ज किया जाएगा कैनरा बैंक के साथ, तो वहाँ के कर्मचारी यूनियन से मेरी बात हो रही थी, या कर्मचारी का जो संगठन होता है वो लोग कह रहे थे कि ऐसे तो हमारा सब फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा, हम कितने अच्छे यहाँ पे काम कर रहे थे, मेरी आइडेंटिटी पर सवाल है, ये वो तमाम फैक्टर्स है। लोगों का विरोध भी होता है सर। बिल्कुल विरोध है इसमें, कर्मचारियों का विरोध रहता है, तमाम फैक्टर होते हैं उसमें अलग अलग। लेकिन सबसे बड़ा मसला है जो है क्या ले ऑफ होंगे। मुझे लगता है कि ले ऑफ वगैरह का मसला नहीं होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम समझे 4 बैंकों का मर्जर करने का एक बड़ा प्लान है, जिसको अगले फिस्कल ईयर में FY27 में अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये बैंक जब मर्ज होकर एक बैंक बनेगा तो ये SBI, PNB या बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह से हो सकते हैं। अब इसी के साथ सरकार जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के भी एक बड़े टारगेट की तरफ विशाल बढ़ रही है इसी साल में। अब हमारे सामने सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सरकार अचानक से चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो चाहे बैंकों के इस बड़े मर्जर प्लान को लेकर क्यों आ रही है जी। इसके पीछे भी जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक जो रिफॉर्म्स की पूरी प्रोसेस है उसमें दरअसल अब ये सबसे बड़ा जो एक पुश है रिफॉर्म की दिशा में, वहाँ सरकार बैंकों के मर्जर के तौर पर देना चाहती, जो ऑन कार्ड्स लंबे समय से है। नीति आयोग इस बात की सिफारिश कर चुका है, वकालत कर चुका है कि आप देश में ज़्यादा बैंक नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे बैंकों की बजाय 4-5 बड़े बैंक हों। इसको लेके तमाम सारी बहस पीछे हो चुकी है जी। और इससे पहले जब 2017 से जब 2020 तक के अगर हम बात करें तो 10 जो है वो पब्लिक सेक्टर के बैंकों का मर्जर किया गया विशाल जी। 27 सरकारी बैंकों की जो संख्या थी वो 12 रह गई थी। बिल्कुल, 27 से घट के 2020 के बाद 12 रह गए हैं अब ये सरकारी बैंक जो है मर्ज होके। तो अब जो सरकार ने जो रिफॉर्म की एक श्रृंखला शुरू की है, एक सीरीज शुरू की है, जिसमें आपका चाहे GST की कटौती की बात हो, जिसमें तमाम दूसरे, और जिसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल है उसमें सरकार ने जो 2 बड़ी कमेटीज़ बनाई हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी और मौजूदा कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में, उनके जरिए सरकार इस पूरे मामले को आगे लेकर जाना चाहती है विशाल। और यहीं से सरकार को वो बल या वो सपोर्ट मिल रहा है कि अब हम नेक्स्ट लेवल के रिफॉर्म्स को ला सकते हैं। लेकिन सर इसका फ़ायदा क्या होगा ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या बड़े बैंक बनेंगे तो वो आर्थिक झटके जो है उसको सहने में ज़्यादा मजबूती से डट पाएंगे? क्या कर्ज देने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी? क्या इससे पूरा का पूरे जो बैंकिंग सिस्टम को, एक तो रेगुलेशन में RBI को आसानी होगी। RBI चूंकि इस पूरे सेक्टर को ओवरसी करता है, मॉनिटरिंग करता है, RBI के लिए मॉनिटरिंग आसान होगी। अलग अलग छोटे छोटे बैंकों को देखने की जगह उनमें किसी तरह का इश्यू तो नहीं आ रहे, चाहे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात हो चाहे दूसरी। जब बड़े बैंक होंगे तो उन पे निगरानी रखना आसान होगा RBI के लिए। एक सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जब बड़े बैंक होंगे तो उनको कैपिटलाइज करने के लिए बार बार, आपको अगर याद हो, पीछे सरकार को बार बार बैंकों में पूंजी डालनी पड़ी ताकि उनका कैपिटलाइजेशन किया जा सके, उनमें पूंजी रहे ताकि वो अपने कारोबार को कर सके। जब आप 3-4 बैंक मिल जाएंगे, और नीति आयोग की जो बात है उसमें न केवल मर्जर की बात कही गई, उन्होंने कहा है कि आप कुछ बैंकों को चाहें तो प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं। सर जैसा हम लोग पहले के समय में देखते थे कि एक प्राइवेट बैंक को बचाने के लिए एक सरकारी बैंक सामने आया था, यस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, SBI ने उसको बेल आउट किया था। तो इस तरह की चीज़ें रही हैं। एक मसला IDBI बैंक के का रहा, जिसमें अगर हम बात अब डिसइन्वेस्टमेंट की अगर आती है, जहाँ नीति आयोग ने इस बात को उठाया है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी एक उपाय है, जहाँ पे कि कॉरपोरेट पूरा स्ट्रेटजिक जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको लेके भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जिस तरह से IDBI बैंक में अभी सेबी का अप्रूवल मिला है LIC के स्टेक को लेके, तो वो चीज़ भी एक बड़ा जो है वो मसला हो सकता है। और
अगर हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं विशाल, तो जो आप ये समझकर चलिए कि FY जो 25-26 का जो नंबर है, अगर हम उसको देखें तो जो सरकार का जो डेट है गवर्नमेंट का, वो तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ओके। सरकार का 2024-25 में अगर हम देखें तो जो डेट टू GDP रेशियो है वो 57% के ऊपर है, 57.2% के अराउंड है। सरकार इसको कम करके लाना चाहती है 50% पे, ओके। 2031 तक। इसके लिए सरकार को चाहिए कैपिटल। आप जिस तरह से सरकार के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, अब आप अलग अलग अगर मसलों को देखिए, चाहे 8वां वेतन आयोग हो, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, 12.75 बिल्कुल, चाहे टैक्स की छूट हो, चाहे अब GST का जो कट है, इसके चलते सरकार को जो 1 लाख करोड़ के आसपास का टैक्स, हाँ, रेवेन्यू का जो झटका है सरकार को, राज्यों को है, इस सबको से उबरने में सरकार को पैसे की जरूरत होगी। और इसीलिए सरकार ने FY 25 के लिए जो है वो 9,319 करोड़ का जो है वो टारगेट एक जो रखा है, आपका रखा था पिछले साल, वो टारगेट जो है वो अब तक का 2014-15 के बाद का सबसे कम टारगेट है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में डिसइन्वेस्टमेंट की गाड़ी सरकार की अटकती हुई नजर आई है, रुकती हुई नजर आई है। तो आप सारी बातों का लबुल हुआ ये है सर कि डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा, या RBI जो है इस बार जो मोटा जो डिविडेंड दी थी वो पैसा जो आएगा, और तमाम जो बैंकों की आप बात करते रहते थे, तमाम जो पिछले मनी सेंट्रल्स में जो डिस्कशन होती थी, उन सब जो पैसे से जो है सरकार जो है अपने घाटे की भरपाई करती हुई नजर आएगी। आप बिल्कुल, ये घाटे की भरपाई करेगी। और इसीलिए सरकार ने FY 26 के लिए, यानी जिस फिस्कल में अभी हम बैठे हैं, इस फिस्कल के लिए 47,000 करोड़ रुपए का बड़ा टारगेट रखा है। अगर आपको याद हो, पिछले कुछ वर्षों में सरकार जो बजट में डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट देती है, वो टारगेट बड़े दिए गए लेकिन वो अचीव नहीं हुए। और इसीलिए सरकार स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका सरकार निकाला, जहां पे कि पूरा का पूरा ऑपरेशनल पार्ट प्राइवेट जो स्टेक होल्डर है उसको देने की बात कही गई, ताकि कंपनियों का मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। विशाल, चलिए सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा वेंगा नाम की एक बुल्गारियाई जो है भविष्यवक्ता की 2026 की कुछ बातें जो हैं इन दिनों चर्चा में। कहा जा रहा है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में दुनिया में पैसों का जो है बड़ा संकट आएगा, यानी कैश और ऑनलाइन दोनों तरह का जो पैसा है वो बेकार हो सकता है, जिससे बैंकों में गड़बड़ी और मंदी जैसी जो स्थिति है वो बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हो सकता है, AI जो है इंसानों पर हावी हो जाएगा और एलियंस जो हैं वो धरती पर आ सकते हैं। लेकिन इन बातों का कोई पक्का सबूत नहीं है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये बातें जो हैं सिर्फ अफवाह हैं या मान्यताएं। प्रवीण सर, आप बताएं सर, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि इसमें जो चेतावनी है वो बड़ी गंभीर बताई जा रही है। मैं असल में इस जो वार्निंग है या जो बड़े खतरे बताए गए हैं, देखिए उनको अगर आप बाकी के जो मौजूदा वक्त के जो जानकार हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हो, इनके जैसे जो लोग हैं वो जो बता रहे हैं उसके साथ जोड़कर मैं इसको देखना की कोशिश करता हूं। विशाल, अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी या बाकी कुछ जो जानकार हैं उनको देखते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि करेंसी को लेके, जो फिजिकल करेंसी है उसको लेके उसका दौर जो है वो बीतने वाला है, उस पर आफत आने वाली है। प्रिंटेड नोट्स जो फिएट करेंसी है। जो बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी है उसमें भी ये कहा गया है कि एक जो कैश का क्रश होने वाला है उसमें डिजिटल और फिजिकल करेंसीज जो है वो शामिल हैं। इनमें बड़ी जो एक तरह का कहें कि क्राइसिस पैदा हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम में क्राइसिस की वो बात कर रहे हैं। और इसके अलावा ये बात आ रही है कि अगले साल एक बड़ा रिसेशन आ सकता है, पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में जा सकती है। इस चीज़ को अगर आप जोड़िए, बाकी के जो जानकार हैं तकरीबन ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप कुछ एसेट्स को अगर आप छोड़ दीजिए, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे गोल्ड सिल्वर जैसे रियल जो एसेट्स हैं, अगर आप उनको छोड़ दें तो बाकी जो पूरी की पूरी जो एसेट क्लास हैं वहाँ एक बड़ा क्रैश दिखाई दे सकता है। डिजिटल एसेट्स की आप बात कर रहे हैं सर, तो उसकी शुरुआत तो लगता है कि हो गई है। अभी फिलहाल में एक जो स्टेटमेंट बस आ गया ट्रम्प साहब के द्वारा, 191 अरब डॉलर के आसपास की जो संपत्ति वो स्वाहा हो गई क्रिप्टो की, जिसको हम लोगों ने मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया था। तो उसकी तो शुरुआत होती हुई नजर आ रही है सर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, इसके साथ ही अभी हमने दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक जंग को रुकते हुए देखा है, जो इजराइल और हमास की है जी। उसके साथ आप देखिए कि रूस यूक्रेन की जंग जारी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो क्लैशेस हैं वो आज भी
क्लैशेस जो हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के, पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 40 अफगान लड़ाकों को मार गिराया है। अफगानिस्तान लड़ाई के लिए तैयार है। एक नया मोर्चा यहाँ खुलते हुए हम देख रहे हैं। इसके बाद जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है उसमें यह कहा गया है कि रूस और अमेरिका के बीच में तनाव बढ़ सकता है और इसके साथ अगले साल एक पूरी दुनिया में चीन ताइवान पे अटैक कर सकता है। इस सब को अगर आप जोड़ लीजिए तो पूरी दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं, दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, उनके लिए एक बड़ी क्राइसिस विशाल पैदा हो सकती है। क्राइसिस की आपने बात की तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी इन्होंने कुछ बातें कही हैं। भविष्यवाणी में कहा है इन्होंने कि इंसानी सिस्टम पर जो है ज़्यादा नियंत्रण हो जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी हम लोग कई बार खबरें सुनते रहते हैं कि 12,000 1,20,000 लोगों की नौकरियां चली गई। कई सेक्टर्स में जो हैं अब वो जो है कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है एआई की वजह से। तो ये भी भविष्यवाणी कुछ हद तक जो है देखिए, दुनिया इस वक्त जितनी वल्नरेबल है इतनी मुझे लगता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम रही होगी। इससे पहले 1939 के आसपास जब जो हालात थे दुनिया के, ऐसे ही हालात इस वक्त हैं। असामान्य जो है वो अनसर्टेनिटीज़ हैं। चाहे ट्रेड टैरिफ को लेके देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में अभी आप देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं, वो हो सकता है कि आगे और ट्रेड को लेकर स्थितियां नाजुक हों। तो ये आगे चलकर क्या शक्ल लेंगे, ये एक बड़ा मसला है। मुझे लगता है कि जिस तरह की भविष्यवाणी है ये वाकई दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह से दिखाई देती है। लेकिन प्रवीण सर, एक और चेतावनी वाली बात ये कही गई है कि एलियन आने वाले हैं, स्पेसशिप आने वाला है, तो उससे क्या खतरा है सर? उससे कैसे फिर बचा जाए? ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि अगले साल पूरी दुनिया का जो एलियंस के साथ एक कांटेक्ट हो सकता है। एक बड़ा जो भविष्यवाणी में कहा गया है, एक बड़ा स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, उनके साथ कन्फ्रंटेशन हो सकता है। और ये संभवतः मानव सभ्यता का पहला एलियंस के साथ पहला इंटरेक्शन होगा। उसके क्या नतीजे होंगे, किस तरह के हालात होंगे, अभी भले ये सब अफवाहें हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल है। ऐसा नहीं है कि दुनिया ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं धरती के अलावा बाकी कहीं जीवन नहीं है। तो ये चीजें कभी भी हकीकत बन सकती हैं, अगले साल भी बन सकती है, हो सकता है इस साल भी बन जाए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। दुनिया जो है इस वक्त एक बेहद सर यूएफओस की मैं बात कर रहा हूँ सर। अनआइडेंटिफाइड जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं कि उनको देखा गया है। उनको लेके पूरी एक रिसर्च फैसिलिटी है अमेरिका के नेवादा में संभवतः। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम अब आम लोगों के बीच जो है काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। सितंबर 2025 तक इस प्लेटफॉर्म पर कुल 3.12 लाख खाते जो है खुल चुके हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 82% ज़्यादा है। लोग इसमें इसलिए इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि बैंकों की जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स है वो अब ज़्यादातर 7% से कम है और शेयर बाजार भी जो है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। वहीं आरडीएस के जरिए लोग जो है सीधे सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और गोल्ड बॉन्ड जैसी जो है सुरक्षित योजनाओं में ऑनलाइन जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट का कुल आंकड़ा भी जो है वो बढ़कर 7,302 करोड़ पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़कर 5,293 करोड़ हो गया है। सर ये पूरा मामला है क्या और क्यों बढ़ रहा है आरडीएस का चलन, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पिछले साल से शेयर बाजारों में जिस तरह की गिरावट आई, म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिए, तो इस पूरे एक साल ने आप ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के जगत में बड़ी अद्भुत चीज़ें हम सबको दिखाई हैं। जैसे आप समझिए कि इस पूरे एक साल में चाहे आप गोल्ड सिल्वर को देख लीजिए, असाधारण रिटर्न गोल्ड और सिल्वर ने दिए, जितनी कल्पना संभवतः किसी गोल्ड सिल्वर के अच्छे खासे जानकार ने नहीं की होंगी। सर एक साल में तो पैसा डबल कर दिया सिल्वर ने, और गोल्ड ने तो 55% से ऊपर का रिटर्न दिया है। आप समझिए कि किसी ने इस तरह की संभावना भी या कभी जताई नहीं कि इतना हो सकता है। तो ये एक जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो बदलते रुझान है वो बताते हैं। इसी तरह से कभी किसी ने ये भी नहीं सोचा था जब आरबीआई ने अपना रिटेल डायरेक्ट का पोर्टल लॉन्च किया था कि यहाँ आम लोगों का इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा। ये आप समझिए कि जब लॉन्च किया गया था 2021 में नवंबर में, उसके बाद से अब जो पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे तो 82% का इजाफा हुआ है जो नए अकाउंट खुले हैं। ओवरऑल जो अकाउंट
खुले हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में। कभी किसी ने नहीं सोचा था बॉन्ड्स जैसी चीज़ें या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई, जीसेक हो गया, ये ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे कि आमतौर पे ये माना जाता था कि बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये ही पैसा लगाते हैं। आम लोगों की समझ से परे की चीज़ें मानी जाती थी। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हैं, लोगों को पता नहीं था। लोगों को अगर पैसा लगाना होता था फिक्स इनकम में तो आप एफडी जाते थे, आप आरडी करते थे, या फिर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाते थे। लेकिन बाजार के हालात ऐसे हुए कि जो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट है, जो उसका पोर्टल है, वहाँ जो खाता खुलवाने वालों की तादाद है वो 82% बढ़ के 3.12 लाख पे पहुंच गई। सर अब वजह इसकी क्या है? मोटे तौर पे इसकी वजह ये नज़र में आती है कि जो ब्याज दरों का साइकिल है वो जिस तरह से घूमा है, आपका समझिए कि पीक के बाद अब ब्याज दरें नीचे आती हुई लगातार दिख रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट हैं वहाँ ब्याज कम हुए हैं। अब लोगों को मार्केट में जाने की जगह मिल नहीं रही, म्यूचुअल फंड में फ़ायदा नज़र आ नहीं रहा, तो लोगों को लगा कि जो आरबीआई का जो रिटेल डायरेक्ट है, जहाँ पे कि आप सरकारी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा सकते हैं, वहाँ पे पैसा लगाकर ज़्यादा रिटर्न दिया जाए। बैंकों की अगर आप एफडी को देखेंगे तो 7% से कम ब्याज वहाँ पे चल रहा है जी। इसके साथ अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड आपके पास है, भले ज़्यादा ब्याज है लेकिन लॉक इन पीरियड है। अब लोग चाहते हैं कि अगर अब मैं पैसा लगाऊं तो कल को ये मौका होना चाहिए कि हम अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पैसे को निकाल भी लें। इन तमाम फैक्टर्स ने लोगों के लिए फिर एक बड़ा रास्ता खोला है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के तौर पे, और ये सरकार के लिए, रिजर्व बैंक, दोनों के लिए एक तरह से कहें तो एक बड़ी खुशखबरी है जो कि उनको जी। लेकिन प्रवीण सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अब बैंकों के लिए तो ये चुनौती है सर। इसके पिछले वाले भी अगर मनी सेंट्रल को हम लोग देखें, डिस्कस किए, तो वहाँ कहा गया कि डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है, जो कि वो चिंता का विषय है। और ओवर फाइनेंशियलाइजिंग की बात कही गई कि भाई लोग जो है बैंकों में पैसा न रखकर शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये वाला भी मामला तो है जो थोड़ा जटिल है। नहीं, बिल्कुल बैंकों के सामने दरअसल ये दूसरी चुनौती पैदा हो गई। अभी तक बैंकों के सामने चुनौती थी शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स कि लोग अपना पैसा जो उनकी बचत हो रही उसको बैंकों में न डाल के, डिपॉजिट न करके आप एसआईपी चला रहे हैं या आप म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब बैंकों के सामने चुनौती ये पैदा हो गई कि साहब मार्केट गिरे हैं, म्यूचुअल फंड गिरे हैं और लोग वहाँ से स्विच कर रहे हैं, तो कहाँ लगा रहे पैसा? या तो वो गोल्ड सिल्वर में लगा रहे हैं, नहीं तो वो आरबीआई के जो बॉन्ड्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लगा रहे हैं। यहाँ पे 1% का अगर स्प्रेड मिल रहा है तो वहाँ से रिटर्न लेने की गोल्ड ईटीएफ का इस बार का आंकड़ा देख लीजिए ना सर, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने पैसा खरीदा है। बिल्कुल, तो लोग अब बैंकों के लिए यही समस्या है कि अब उनको लग रहा था कि शायद पैसा बैंकों में आएगा तो ब्याज दरें इतनी कम है कि लोग फिर वहाँ से छिटक के अब आरबीआई की जो पोर्टल है वहाँ से बॉन्ड खरीद रहे हैं या फिर गोल्ड सिल्वर में पैसा लगा रहे हैं। तो कुल मिला के बैंकों के लिए मुश्किल है, लेकिन आम लोगों को एक बड़ा और देखिए लोग कितने स्मार्ट हैं ये भी इससे पता चलता है। देश में किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है उससे पता चलता है कि एक इतना जो इस तरह की चीज़ है, जीसेक हैं, वहाँ पे लोग पैसा लगाने को वो कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और चिंता की बात है सर, जो आप कह रहे हैं कि लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं, सिल्वर ईटीएफ्स में पैसा लगा रहे हैं, और सिल्वर ईटीएफ में आप देखिए वहाँ समस्या नहीं, एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि उसका भी अपडेट लेना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर ईटीएफ पे भी हम लोगों ने खबर की थी। बिल्कुल, देखिए लोग समझ गए कि भाई फोमो का शिकार हो गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगा कि नहीं भाई, किसी ने कह दिया कि $100 के पार चला जाएगा सिल्वर, अभी 50 से 55 डॉलर के बीच के आसपास में है। लोगों ने भर भर कर सिल्वर ईटीएफ खरीदना स्टार्ट कर दिया, गोल्ड ईटीएफ खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब सिल्वर ईटीएफ के साथ समस्या ये हो गई कि जो आप समस्या बता रहे थे, INAV वर्सेस जो रियल प्राइस है उसमें दिक्कत आ रही है। लोगों के पास कहा जा रहा है, अब तो कई सर म्यूचुअल फंड ने कहा है कि अब तो खरीदना बंद कर दे। वो वाला मामला क्या है वो भी समझा दीजिए। सिल्वर ईटीएफ में कई जो म्यूचुअल फंड है, कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने सिल्वर ईटीएफ में नए इन्वेस्टमेंट लेने से रोक दिया है आम लोगों को। और वजह उसकी वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आप सिल्वर ईटीएफ की यूनिट के बदले सिल्वर खरीदते हैं वहाँ सप्लाई मुश्किल है, वहाँ पे सिल्वर मिल नहीं रहा है। तो अब जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो चला रहे हैं उन्होंने इस पर एक तरह से रोक लगाई है। जो ईटीएफ हैं वो प्रीमियम पे अभी 15% के लगभग प्रीमियम पे बिक रहे हैं। सिल्वर की सप्लाई का कंस्ट्रेंट एक बहुत बड़ा जो मसला है वो हो रहा है, और इस वजह से प्राइसेस भी शूट अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक जो बहुत जेन्युइन सवाल विचार पैदा होता है जी, वो ये है कि हम सिल्वर में जो तेजी है उसको बहुत अचानक देख रहे हैं। क्या इंडस्ट्रियल जो यूज़ है
एप्लीकेशन है वो क्या अचानक बढ़ा है? क्या डिमांड सिल्वर की अचानक शूटअप हुई है, जो अगर आप 5-6 महीने में ही देख लीजिए तो एकदम शूटअप हो गई है? एक साल में पैसा डबल। क्या सप्लाई इतनी कम हो गई है सिल्वर की? ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक बबल जैसा दिखाई देता है यहाँ पे, और अगर ये बबल फूटता है, जैसा हालांकि हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में गोल्ड को लेके भी यही बात आई कि प्राइसेस कूल डाउन होंगे, बहुत जानकारों ने इस बात को कहा, लेकिन गोल्ड भी सस्ता हुआ नहीं विशाल। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मन नहीं।